नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण, इसी के अंतर्गत आदिकाल, इसी का काल विभाजन या जिसे सीमा निर्धारण भी कहा जाता है, इसको देखेंगे। साथ ही विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाए गए जो इसका नामकरण है उसको हम लोग जानेंगे। ये भी जानेंगे कि जो सर्वमान्य मत है वो क्या है। तो पहले हम लोग सीमा निर्धारण या काल विभाजन इसको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस मतभेद का प्रमुख कारण अपभ्रंश भाषा को हिंदी में स्वीकार करना या बहिष्कार करने से संबंधित है। आप जानते हैं कि हिंदी से पहले का जो समय था उसको अपभ्रंश काल कहा जाता है। अब कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी में ही सम्मिलित करने के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग अपभ्रंश के बाद के काल को आदिकाल कहना उचित समझते हैं। तो इन्हीं बातों में विद्वानों के बीच मतभेद है। कई विद्वान अपभ्रंश को हिंदी में सम्मिलित करने के पक्ष में हैं, जबकि कई विद्वान अपभ्रंश के बाद के समय से हिंदी का प्रारंभ या फिर आदिकाल का प्रारंभ मानते हैं। कुछ विद्वान अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी मानते हैं। तो इस तरह से विद्वानों के बीच क्या है, थोड़ा बहुत मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो कहते हैं कि हिंदी का जो आरंभ है वो सिद्धों की रचना से स्वीकार करते हुए आदिकाल का आरंभ 10वीं शताब्दी से मानते हैं। तो ये जो नाथों और सिद्धों की रचनाएं ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में ही देखा जाता है ना। ये रचनाएं जो है तो अधिकतर अपभ्रंश भाषा में ही है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि आदिकाल का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से माना जा सकता है। वैसे ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वे भी हिंदी का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से ही मानते हैं। उनके अनुसार 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का जो काल है वही क्या है, हिंदी का आदिकाल है। भाषा की दृष्टि से यह अपभ्रंश के ही आगे का रूप है। अर्थात दोनों को ही अगर देखा जाए, अर्थात शुक्ल जी को देखा जाए या फिर द्विवेदी जो को देखा जाए, तो ये दोनों ही क्या है, अपभ्रंश के जो अंतिम चरण था वहाँ से आदिकाल का प्रारंभ मानते हैं। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन तो इन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को भी इसमें सम्मिलित किया है। तो अधिकतर विद्वानों का जो मत है तो वे 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल माना है। अर्थात अधिकतर विद्वान अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी में सम्मिलित करने के पक्ष में दिखाई देते हैं। अब हम लोग देख लेंगे आदिकाल का नामकरण। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है ना। अर्थात शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने अपने मत को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि इस समय अधिकतर कवि या तो राज्याश्रित थे या फिर वो चारण या भाट थे, है ना। अर्थात अधिकतर कवि या तो राज्याश्रित थे या चारण या भाट कवि थे। वह अपने आश्रयदाता राजाओं और सामंतों के पराक्रम और वीरता को बढ़ चढ़कर वर्णन करते थे। अर्थात जिसके पास रहते थे, जिसका खाते थे, उसी का गुण गाते थे, है ना। और अधिकतर जो रचनाएं हैं तो इसी प्रकार की थी। इसी कारण उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल के नामकरण का आधार शुक्ल जी ने उस समय के रासो काव्य की
रचनाओं को आधार बनाया है, क्योंकि अधिकतर रासो काव्य वीर गाथात्मक रचनाएं थी। जैसे कि जो सबसे महत्वपूर्ण रासो काव्य है पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में तो आपने अध्ययन किया ही होगा। इसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरताओं का क्या है, बहुत बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। परंतु बाद के जो विद्वान थे तो वे क्या करते हैं कि आदिकाल में रासो काव्य के अतिरिक्त भी अनेक रचनाओं का पता लगाते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं। अर्थात सिर्फ वीर गाथात्मक रचनाएं नहीं है, और बहुत सारी रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं हैं जो शिक्षाप्रद रचनाएं हैं, जैसे संदेश रासों का बात करते हैं, संदेश रासक भी कहते हैं इसको। उसी प्रकार बहुत सारी रचनाएं हैं जो भक्तिमूलक रचनाएं हैं। अर्थात रासो काव्य के अतिरिक्त भी और अनेक प्रकार की रचनाओं का पता लगाए आगे के विद्वानों ने। तो उस विशाल साहित्य के सामने इस काल की वीर गाथात्मक रचनाएं नामकरण में अधिक महत्वपूर्ण नहीं ठहरती। अर्थात उस काल में रासों के अतिरिक्त भी अन्य काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, इसलिए इसे रासों के आधार पर वीर गाथात्मक काल कहना उचित प्रतीत नहीं होता है ना। तो इस तरह से आगे के विद्वानों ने इस नाम को, अर्थात वीर गाथा काल, इस नाम को उचित नहीं माना है। उसके बाद श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल कहा है। अर्थात अधिकतर जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो अपभ्रंश भाषा में ही लिखी हुई है, इसलिए इन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल माना है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, विवाद है। हिंदी का काल विभाजन में इसको अपभ्रंश कहना ये उचित प्रतीत नहीं होता है ना। तो आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल मानना उचित तो समझा, परंतु भाषा के आधार पर किसी का नामकरण उचित नहीं माना जा सकता। कालखंड का नामकरण उस युग की विशेष प्रवृत्तियों और प्रतिपाद्य विषय के आधार पर ही होना चाहिए। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश तथा हिंदी दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। अतः इस काल को यदि अपभ्रंश काल कहा जाए तो पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर ही आकृष्ट होता है। इस कारण आदिकाल को अपभ्रंश काल कहना एकदम उचित नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत, है ना। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल या चारण काल कहा है। संधि काल, है ना। अर्थात उनके अनुसार ये जो समय था उस समय अपभ्रंश भाषा का अंत हो रहा था और हिंदी भाषा का आरंभ हो रहा था। इसी कारण उन्होंने इस काल को संधि काल कहा है। साथ ही चारण काल की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसके लिए आचार्य शुक्ल जो क्या है उस समय के अधिकतर कवियों को चारण कवि कहते थे। इस बात को लेकर उन्होंने इस काल को चारण काल भी कहा है। परंतु संधि काल नाम से हिंदी साहित्य के आरंभिक या फिर प्रारंभिक स्वरूप का सही परिचय नहीं मिलता है। साथ ही नई खोजों के आधार पर यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इस काल में केवल चारण कवियों का ही प्राधान्य नहीं रहा, अन्य प्रकार के बहुत सारे कवि भी उस समय हुए। इस कारण इसे संधि काल कहना या फिर चारण काल कहना अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। अब पंडित राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो उन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहना उचित समझा है। परंतु सिद्ध सामंत काल किसी साहित्यिक पद्धति का परिचायक नहीं है। सामंत शब्द से तो पाठक का ध्यान अनायास ही उस काल के कवियों की ओर न जाकर राजपूत सामंतों की ओर जाता है।
इस प्रकार सिद्ध सामंत काल नाम को भी सार्थक नहीं कहा जा सकता है। अब जो अंतिम विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इस काल को आदिकाल कहा है ना। और अधिकतर विद्वानों ने द्विवेदी जी के मत को ही उचित ठहराया है और हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल, यही नामकरण को सही माना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।